फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। कंपनी ये एक सेपरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। मतलब जैसे प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, वैसे कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसमें बहुत से लोग ओनर होते हैं उस कंपनी के, जो डायरेक्ट बिजनेस नहीं करते, जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते बिजनेस की एक्टिविटी में, बस पैसा लगाते और साइड में हो जाते, जिनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। कि एक कोई कंपनी होती है तो उस कंपनी के बहुत सारे लोग ओनर्स होते हैं, और वो ओनर्स कैसे बनते हैं, तो शेयर्स खरीद के बनते हैं। तो होता यह है कि इतने सारे लोग ओनर होते हैं, मगर एक्चुअल सही में तो कोई बिजनेस करता नहीं, वहां ऑफिस में रोज जाता नहीं। तो ऑफिस में जाने वाले, बिजनेस करने वाले कुछ लिमिटेड लोग होते हैं उन शेयर होल्डर्स में से, जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। वो एक्चुअली कंपनी चलाते हैं। मगर जो डायरेक्टर लोग होते हैं वो हम आप जैसे लोग होते हैं, जो नॉन कॉमर्स से हो सकते हैं या किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। बस उन्होंने शेयर्स खरीद लिए हैं, अब वो कंपनी के ओनर बन गए और वो कंपनी चला रहे हैं भाई वो। तो ऐसे भी हो सकते हैं। मगर कंपनी में इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कंपनी चलाते समय, कंपनी शुरू करते समय, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय आपको बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। बहुत ज्यादा लॉज, लीगल एस्पेक्ट देखना होता है, जो नॉर्मल लोगों के मतलब उनको नहीं पता है इतनी सारी चीजें। तो डे वन से जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो, मतलब जब आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होती है, शुरू करनी होती है, तो डे वन से आपको एक स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है कि आपको कंपनी शुरू कैसे करनी है, उसको रजिस्टर्ड कैसे करना है, फिर कंपनी रजिस्टर होने के बाद एनुअली उसमें क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है जो करनी ही पड़ती है। अगर तुम ना करो तो फिर पेनल्टीज लगती है, डिले हो जाओ तो तुम डिफॉल्टर हो जाते हो। तो बहुत सी चीजें होती है जो रूल्स है। तो वो सब करता है एक सीएस। वो सब उसको मालूम होता है, मतलब जिसने ये सब कुछ पढ़ा है, तो वो होता है एक सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, जो ये ज्यादातर चीजें करता है। मैंने तो अभी बहुत बेसिक बताया कि कंपनी शुरू करने के लिए वगैरह वगैरह। मगर एक बार कंपनी स्टार्ट हो गई, फिर आपकी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब बहुत लोग उसके शेयर होल्डर्स है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने में वो शेयर्स इशू हम सीखते हैं ना। हमने 11 ट्वेल्थ में हमने सीखा है इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग। तो हमको तो वो अकाउंटिंग बहुत आसान लगती, पैसे आ गए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री करो, पैसे ट्रांसफर की एंट्री करो, हम बोल देते कि क्वेश्चन में बोला है प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हो गया। अरे मगर ये रियल लाइफ में ये डिसाइड करना, रियल लाइफ में वो प्रोसेस फॉलो करना, वो सारे कंप्लायंसेस कंप्लीट करना कि आपको शेयर्स अगर इश्यू करने तो कैसे प्रोसेस रहेगी, तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है। वो सारी प्रोसेस फॉलो करता है सीएस। तो हर कंपनी को सीएस की जरूरत पड़ती है। अब अगर मैं अभी रियल लाइफ की बात करूं, अभी की सिचुएशन की, औरंगाबाद जैसे सिटी की भी बात करूं, तो बहुत सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, छोटी छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है। और वो बहुत सी कंपनी सीए के पास अपना काम करती है, साल भर का जो भी होता है उनका इनकम टैक्स का ऑडिट, अकाउंटिंग का प्रोसेस वो सीए के पास करती है, उनका एक सीए होता है। बट जहां पे कंपनी के कंप्लायंसेस की बारी आ जाती है, जो आरओसी फाइलिंग होता है, एक आपको अभी नाम इतना पता नहीं होगा, एक आरओसी फाइलिंग करके होता है जो हर साल कंपनी को भरना पड़ता है। अब बहुत सारे सीए ये काम खुद नहीं करते, क्योंकि उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशन। तो बहुत सारे सीए ये काम, उनके खुद के क्लाइंट्स के काम वो सीएस को दे देते, एक एक सीएस देखते और अपने काम वो सीएस को दे देते। मतलब कंपनी का काम ऐसा है कि जो स्पेशल जो है, जिसके पास नॉलेज है, वही पर्सन कर सकता है। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दिया कि सीएस ये लोग होते कौन हो, सीएस काम क्या करते। तो आप ऐसा समझ लो, सीएस काम करते हैं जो कॉर्पोरेट होता है, मतलब कंपनीज होती है, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, या जो भी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, इन सब कंपनीज का लीगल प्रोसेस हैंडल करना, कंप्लायंसेस कंप्लीट करना, जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन उनको बना के दिए वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना या करवा के लेना, ये सब काम होता है सीएस का। तो अच्छा खासा उसको भी अर्निंग होती है, पोस्ट भी उसकी एक हायर लेवल पे पोस्ट होती है। तो ये तो हुआ एक सीएस का इंट्रोडक्शन, एक सीएस कैसे होगा। अब हम थोड़ा उसके टेक्निकल टर्म्स में जाते हैं, बोलो, या एक प्रोसीजर में जाते हैं कि आपको अगर सीएस करना है, अगर अब तो आपने कब सीएस करना चाहिए, तो या फिर सीएस करना है तो कौन से स्टूडेंट्स ने सीएस करना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज
मतलब उनको पसंद आता है, थ्योरी पढ़ना पसंद आता है, थ्योरी याद रखना पसंद आता है वो लोग। दूसरा लॉज, थोड़े लॉज, मगर वो ये लॉ नहीं पढ़ना चाहते। कौन से लॉ? ये अपने जो होते ना क्रिमिनल लॉज, जो होते खून किया फिर उसकी क्या सजा, फिर उसका, वो लॉज नहीं पढ़ना चाहते। मगर उनको लॉ पसंद आता है, तो वो कॉर्पोरेट लॉज पढ़ सकते हैं, कमर्शियल लॉज पढ़ सकते हैं कि फ्रॉड हुआ तो क्या करते। तो ये सारे, तो जो थ्योरी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, जो याद मेमोरी इनकी ठीक ठाक है, अच्छी मेमोरी है, वो याद रख सकते हैं, तो वो लोग बिल्कुल सीएस के लिए जा सकते हैं। जिनको कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा मुश्किल जाता, उनको कैलकुलेशन आ गए, तो वो थोड़ा वो बोलते यार नहीं, ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होना, वो बिल्कुल सीएस के लिए जा सकते। चलो, तो मैंने थोड़ा सा ये भी बता दिया कि कौन से स्टूडेंट ने सीएस करना चाहिए अभी के डिसीजंस के हिसाब से। अब हम जानते हैं कि सीएस अगर करना हो तो अभी आपने क्या करना चाहिए, अभी आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमको देगी प्रेरणा मैम से। हम ये सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो हमको थोड़ा डिटेल में प्रोसीजर बताएगी कि अगर सीएस कोर्स करना है तो कैसे शुरू करना है, और उनके बारे में हम उनसे ही जानते हैं। मैम थोड़ा हमको गाइड करो ना इसके बारे में, अनम्यूट करो। Yes, sir, definitely. Okay. I'll give the full information about CS course. Good evening, students. जो भी स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रशांत सर ने अभी बोला कि जो लोग भी सीएस करना चाहते हैं, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें सीएस करना है, तो वो कोर्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, उसमें आगे लेवल्स क्या क्या होते हैं, आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है, वो एक एक करके हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले ये सीएस कोर्स डिजाइन किसने किया है? तो जैसे कि हम सीए कोर्स की अगर बात करें तो सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी है जो जिसने ये पूरा कोर्स डिजाइन किया है, और यही इस एग्जाम को कंडक्ट भी करते हैं। तो ऐसे ही सीएस कोर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और यही बॉडी है जो पूरे ही सीएस कोर्स को डिजाइन भी करती है, एग्जाम्स भी कंडक्ट करती है, और एक जो भी स्टूडेंट अप्लाई करता है उसको सीएस बनने के लिए पूरा इसी इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सो ओवरऑल सीएस कोर्स इज फुल्ली गाइडेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय आईसीएसआई। और मेन पर्पस क्या है इस कोर्स के पीछे? जो भी पर्सन सीएस को अप्लाई करता है, द स्टूडेंट शुड बी और द पर्सन शुड बी एलिजिबल फॉर कंपनीज लीगल कॉम्प्लायंसेस, मतलब कि जो भी कंपनी में लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, कॉम्प्लायंसेस होते हैं, जैसा कि सर ने अभी बताया कि बहुत सारे लॉज होते हैं जो कंपनी को रजिस्टर करने के टाइम पर, कंपनी को चलाने के टाइम पर फॉलो करने होते हैं। तो वही सारी चीजों के लिए एक स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाता है और अल्टीमेटली फिर वो सीएस बनता है। सो ओवरऑल पूरे सीएस का जो भी कोर्स होगा उसमें आपको लॉ रिलेटेड स्टडी ज्यादा रहेगी। और कौन से वाली लॉस? कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉस। अब सपोज इफ अभी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपको सीएस कोर्स के लिए रजिस्टर करना है तो आइदर यू शुड बी अपियरिंग फॉर 12th एग्जामिनेशन, मतलब या तो आप 12th को अपियर कर रहे हैं या 12th पास कर चुके हैं। यानी कि 12th पास करना ही क्राइटेरिया नहीं है, अगर आप 12th को अपियर भी कर रहे हैं तो सीएस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका 12th का एडमिट कार्ड होता है, वो एडमिट कार्ड अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपलोड कर दिया, सो वो एडमिट कार्ड के बेसिस पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। अब ओवरऑल सीएस में लेवल्स कितने होते हैं? तो इट हैज 3 लेवल्स। जैसे कि हम सीए एग्जाम्स की बात करें तो सीए एग्जाम में भी 3 लेवल होते हैं। एक एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसको हम सीए फाउंडेशन बोलते हैं, फिर इंटर लेवल होता है, फाइनल लेवल होता है। तो ऐसे सीएस के भी 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट एग्जाम जो होती है वो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको सीएसईईटी सी सीट भी बोलते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव लेवल, और तीसरा होता है प्रोफेशनल लेवल। एक बार आपने ये तीनों लेवल्स क्लियर कर लिए, देन यू बिकम अ एलिजिबल प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी। ओके, आप 12th के बाद कब अप्लाई कर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए? सो अ कैंडिडेट हु हैज passing certificate or admit card of 12th exam may apply for CSEET attempt। मतलब जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए आपके पास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। बट इवन इफ यू आर अपियरिंग 12th, आपके एग्जाम होने वाले हैं 12th के, और आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तो वो एडमिट कार्ड के बेसिस पर भी आपको सीएस एंट्रेंस में एडमिशन मिल जाएगा। मतलब उसका जो भी एडमिट कार्ड है, उसके जो भी एग्जाम होती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, साल में एंट्रेंस एग्जाम कितनी बार होती है? तो टोटल 4 बार होती है, जनवरी में, मई में, जुलाई में और नवंबर में। अब सपोज इफ अगर आप अभी 12th को अपीयर कर रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट मिनिमम ड्यूरेशन में जो आप दे सकते हैं, तो जैसे कि मान लो आपका एग्जाम फरवरी में होता है, तो फरवरी के बाद या फिर मार्च में आपका जब भी एडमिट कार्ड आता है, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप तब रजिस्टर करते हैं तो आप मई का अटेम्प्ट दे सकते हैं। मतलब राइट आफ्टर योर एग्जाम अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो सी सीट का एग्जाम यानी कि जो सीएस का एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए अपेयर कर सकते हैं। और उसके आगे हर 3 महीने में ये एग्जाम होती है, जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर। तो जो 12th अपियरिंग स्टूडेंट है उसके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ड्यू हो जाता है। जैसे ही उसका एग्जाम होता है उसके बाद जो मई आता है उसमें वो एग्जाम दे सकता है। अब अगर आपको लगता है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं अभी, या फिर हमारा पूरा स्टडी नहीं हुआ, तो फिर आप जुलाई अटेम्प्ट के लिए अपेयर कर सकते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन स्टेप्स क्या हैं? अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है तो आपका इट विल बी प्रेफरेबल कि आप लैपटॉप से उसको लॉगिन करें। मतलब आपका जो भी ब्राउजर है उसमें आप www.icsi.edu.in ये आप टाइप करेंगे तो वो आपको आईसीएसआई की वेबसाइट पर लेकर जाएगा। बहुत सी बार ऐसे केसेस में ये वेबसाइट्स मोबाइल से नहीं चलती है, तो बेटर होगा कि आप लैपटॉप से ट्राई करें। और जो भी नॉन ब्राउजर है जैसे कि गूगल क्रोम हो गया या फिर मोजिला हो गया, उसमें आप ये वेब एड्रेस डालेंगे तो आप आईसीएसआई की वेबसाइट पर चले जाएंगे। और उसके बाद फिर आपको ये जो लिंक दिख रही है यहाँ पर, क्लिक ऑन द लिंक, डायरेक्ट वहां पर आपको दिखेगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको रजिस्ट्रेशन के विंडो पर लेकर जाएगा। वहां पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, लाइक योर नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपको फिल करना है। आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स, लाइक आप 12th अपियरिंग है, 12th पास हैं या फिर बीकॉम के बाद अपियर करना चाहते हैं, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद उनका फीस होता है तो वो फीस के डिटेल्स वगैरह मांगते हैं, वो आपको फिलअप करना है। और कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ अपलोड करना होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका पूरा जो बेसिक फॉर्मेलिटीज है वो फिलअप हो जाएंगी। फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू करना चाहते हैं, जैसे उसमें कुछ चेंजेस है, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो एक ऑप्शन देते हैं। तो वंस यू आर डन विद दैट, यू आर ओके विद दैट, तो फिर आप कंफर्म एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। फिर वो आपको पेमेंट विंडो पर लेकर जाएगा। तो जो भी उनका रजिस्ट्रेशन फीस होगा उतना आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट होने के बाद एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगा। ये आईडी आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के रखना है। इसी के बेसिस पर अगर कुछ क्वेरी आती है तो आप इसका रेफरेंस लेकर आगे इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल प्रोसीजर है। आप जैसे ही आईसीएसआई की वेबसाइट पे जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली वहां से इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आपको इसके लिए कहीं भी फिजिकली विजिट करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है? तो एक आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, आपका एक सिग्नेचर, लाइक यू हैव टू डू योर साइन ऑन अ पेपर एंड देन अपलोड इट। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें आप अपना 10th पास का जो सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, वो उसके लिए काम आता है, तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। 12th अगर आप पास कर चुके हैं तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट या फिर आपके पास 12th का एडमिट कार्ड है, आइदर ऑफ इट लगेगा। आपके पास दोनों भी नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है एंट्रेंस के लिए। आइदर एडमिट कार्ड ऑफ 12th और आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है तो पासिंग सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना है। और आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके पास है आईडी प्रूफ, लाइसेंस है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आइदर ऑफ इट, सारे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी एक चलेगा। आपके इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में लेंगे। एक बार मैं आपको पूरा डिटेल बता देती हूँ कि इस कोर्स में अगर आपको एंटर करना है तो स्टार्टिंग कैसे करना है और ओवरऑल सीएस बनने के लिए आपको आगे क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?
तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये आपको एग्जाम के टाइम पर एग्जाम फॉर्म ही भरना होता है और उसी में आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन अलग से और एग्जाम के लिए अलग से रजिस्टर करना, ऐसा नहीं है। ऑल इन ऑल 1000 रुपीज का फीस है, इसी में रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और आपकी एग्जाम भी हो जाएगी। मतलब 1000 में एग्जाम फीस भी इंक्लूडेड है, रजिस्ट्रेशन फीस भी इंक्लूडेड है और एक ही बार में दोनों हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा एंड उसी के बेसिस पर आप एग्जाम में भी अपीयर कर सकते हैं। सो इट इज 1000 रुपीज। लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट क्या है? तो जो भी स्टूडेंट्स मई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 15 अप्रैल तक का टाइम है। देखो अब जो पैटर्न चल रहा है, अगर हम ये कोविड पीरियड को अवॉइड कर दें तो जो पैटर्न चल रहा है उसमें आपका 12th का एग्जाम मैक्स टू मैक्स मार्च में तो हो ही जाता है। मतलब अभी तो फैब में ही हो जाता है क्योंकि आगे फिर सीए के एग्जाम्स होते हैं, सीएस के होते हैं, तो उसी के हिसाब से बीच में ड्यूरेशन मिलना चाहिए, तो फैब में हो जाता है। बट अगर हम मैक्सिमम पीरियड भी लेके चले तो 12th का एग्जाम मार्च के ऊपर नहीं जाता है। तो आप अगर मई अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सफिशिएंट टाइम भी होता है आपको प्रिपेयर करने के लिए। मतलब अगर हम सीएस के ये जो एंट्रेंस कोर्स है इसकी बात करें तो मैक्स टू मैक्स इसमें 4 से 5 महीने लगते प्रिपेयर करने के लिए। तो आप 12th के साथ साथ ही इसके क्लासेस लगा लो या फिर इसकी स्टडी करना शुरू कर दो, तो आप आसानी से 12th के एग्जाम के बाद जो 2 महीने बचते हैं उसमें रिविजन कर सकते हैं और मई अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट भी नहीं जाएगा, आपके पास एडमिट कार्ड तो रहेगा ही, तो एडमिट कार्ड के हिसाब से 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहता है। तो अगर आपको लगता है कि हम मई अटेम्प्ट के लिए अपेयर कर सकते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो फिर आप मई के लिए 16 दिसंबर से 15 अप्रैल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अब जो 12th अपेयरिंग है वो 16 दिसंबर मतलब दिसंबर मंथ या जनवरी में तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनके पास एडमिट कार्ड नहीं होता है। बट जो ऑलरेडी 12th पास है फिर उनके लिए अगर मई अटेम्प्ट में वो देना चाहते हैं तो दिसंबर से अप्रैल तक का टाइम है, 16 दिसंबर टू 15 अप्रैल। ऐसे ही आगे के अटेम्प्ट्स के लिए अगर आप जुलाई अटेम्प्ट के लिए अपेयर करना चाहते हैं तो इट इज 16 अप्रैल टू 15 जून। नवंबर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इट इज 16 जून टू 15 अक्टूबर और जनवरी के लिए अप्लाई करना है तो इट इज 16 अक्टूबर टू 15 दिसंबर। भूमि, whatever is your question you just put in comment. आपके जो भी questions होंगे we will definitely take it at the end. So first just let me finish it. आपका जो भी question होगा हम last में ले लेंगे, ठीक है? ओके, एंट्रेंस में ओवरऑल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं तो इसका थोड़ा सा अभी फिलहाल आपके लिए एंट्रेंस का इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार एंट्रेंस क्लियर हो गया तो फिर आप एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, वहां पर फिर वापस से आपको सारी इंफॉर्मेशन, आप जो भी क्लासेस ज्वाइन करेंगे या फिर उस फील्ड में जाएंगे, रिलेटेड लोगों से मिलेंगे तो आपको आगे की डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। बट अभी फर्स्ट स्टेप आपके लिए जो है वो एंट्रेंस के लिए, तो एंट्रेंस के लिए सब्जेक्ट्स कितने होते हैं तो ऐसे बोलने को तो 4 होते हैं, मतलब 4 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इज नथिंग बट, अगर जो लोग सीए कर रहे हैं वो जानते होंगे कि इसमें एक बीसीआर करके सब्जेक्ट होता है जिसमें ओवरऑल इंग्लिश एंड राइटिंग स्किल्स होता है, तो वो ही यहाँ पर है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज नथिंग बट योर इंग्लिश, जिसमें राइटिंग स्किल और ग्रामर का टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद सेकंड पेपर है जिसमें 2 सब्जेक्ट है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड मतलब लॉ, वो कुछ तो लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपको पढ़ना है और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एलआर ये मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें ओवरऑल मेंटल एप्लीकेशन होता है, वो उस रिलेटेड आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब आपको दिमाग लगाना है उसमें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। एक कॉमन सेंस का जो एप्लीकेशन होता है वो लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू होता है। थर्ड इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये अगेन आपका कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट ही है। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब जो लोग अभी ओसीएम वगैरह पढ़ रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो भी थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, दैट कम्स इन बिजनेस एनवायरनमेंट। और लास्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब ओवरऑल, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कुछ जनरल नॉलेज जो होता है, मतलब एकदम बहुत वास्ट भी नहीं पूछा जाता बट जनरल नॉलेज या फिर आसपास चल क्या रहा है अभी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये वाले सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो सारे पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम मार्क जो है हर एक पेपर के वो 50 है और करंट अफेयर 20 मार्क्स का है। आपको कितने एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो हर पेपर में 35 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सारे पेपर एक ही दिन में होंगे और ये चारों पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। अभी कोरोना पीरियड में तो उन्होंने, जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने
ऑनलाइन ही टेस्ट लिए थे, मतलब स्टूडेंट्स ने अपने घर पर बैठकर ही टेस्ट दिए थे CSEET के। लेकिन जब नॉर्मल सिनेरियो होता है तो आपको किसी भी CS के जो भी चैप्टर ऑफिस है वहां पर जाकर ये एग्जाम देना होता है, बट ये एग्जाम पूरा कंप्यूटर बेस्ड है। यू हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द PC और आपका जो भी ऑप्शन है आपको क्लिक करना है। तो यू विल गेट 120 मिनट्स फॉर अपियरिंग फॉर, मतलब ये सारे चारों के चारों पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। तो टोटल 120 MCQs हैं। इसका टोटल वेटेज जो है वो 170 मार्क्स है, और आपको जो टाइम मिलेगा वो 120 मिनट। मतलब अगर हम एवरेज निकाले तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट है। अब ये तो हो गया 170 का MCQ, और इसके अलावा एक 30 मार्क का वाइवा वॉइस होता है। वाइवा वॉइस आप सब लोगों ने, जब आप साइंस पढ़ रहे थे 10th स्टैंडर्ड तक, तब सब लोगों ने उसमें एक ये एग्जाम फेस किया होगा, जिसमें हम लोगों को इंटरव्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मतलब हमको जो भी टीचर होता है उससे फेस टू फेस इंटरेक्शन करना होता है, और वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके हमें आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर वाइवा वॉइस का पर्पस क्या है? आपके प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किए जाते हैं। मतलब आप प्रेजेंटेशन में कितने अच्छे हैं, आपका कम्युनिकेशन कितना फ्लुएंट है, आप कितना अच्छे से अपनी बात को कन्वे कर पाते हैं। बिकॉज एक CS का काम ही वही होता है, कम्युनिकेट करना। राइटिंग स्किल्स में CS को एक्सपर्ट होना जरूरी होता है, बिकॉज जो भी आउटसाइड पार्टीज है या फिर कंपनी के अंदर के लोग हैं, उन सब लोगों से कनेक्ट करने वाला जो होता है वो कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो उसका कम्युनिकेशन क्लियर होना और उसको किस तरीके से सब चीजों को प्रेजेंट करना है वो आना बहुत जरूरी है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर एक वाइवा वॉइस होता है, दैट इज फॉर 30 मार्क्स, 15 मिनट्स का होगा। ये ऑनलाइन भी होता है, और CS का जो भी आप जिस भी लोकेशन पर रहते हैं वो चैप्टर ऑफिस पर भी हो सकता है। नाउ इट डिपेंड्स, मतलब वो इंस्टीट्यूट की तरफ से गाइडलाइंस आते हैं। अच्छा, एक अच्छी बात इसमें कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप ये जो MCQ सॉल्व करेंगे, आपको नहीं भी आते हैं तो आपने अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज इसमें आपका गलत भी हो गया तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो जैसा CA में पासिंग क्राइटेरिया होता है वैसा ही CS का भी पासिंग क्राइटेरिया है। अगर आप CA-CET के लिए अपेयर होते हैं तो हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, जो मैंने 4 पेपर आपको बताए, आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स आने चाहिए। यानी कि 50-50 मार्क का अगर पेपर है तो 50 का 40% आपको 20 मार्क्स आने चाहिए। और एग्रीगेट, मतलब टोटल 200 मार्क है तो 200 में से 50%, यानी कि एग्रीगेट चारों पेपर का मिला के कम से कम 100 होना चाहिए। ओके, ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि ओवरऑल CS अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं तो हमको कम से कम कितना टाइम लगेगा। तो मैं इसका आपको एक डिटेल प्रोसीजर बता देती हूँ। मैं इस मतलब ये जो प्रोसीजर बताऊंगी ये उन स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगी जो लोग मार्च 2022 में 12th का एग्जाम देंगे। आप उसके हिसाब से आप जब भी एग्जाम दे रहे हैं आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो अभी आप अगर मार्च 2022 यानी कि अगले साल मार्च में 12th का एग्जाम देते हैं, तो अब अगर आपको मिनिमम ड्यूरेशन चाहिए तो आप मई 2022 का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर दैट। 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं। तो यू जस्ट अप्लाई फॉर CSEET। मई 2022 में आपका CSEET का एग्जाम हो जाएगा। और ये देखो पूरा MCQ बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है, तो इसका रिजल्ट आने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। एंड हाई चांसेस है क्लियर करने के, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं है। इस लेवल पर सिर्फ उन्हें ये टेस्ट करना होता है कि आप आगे के लेवल्स में जाने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है CS का, कि उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसका लॉ अच्छा होना चाहिए, उसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। बस उसी के बेसिस पर आपको बेसिक लेवल पर टेस्ट किया जाता है। अगर आप उसमें क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप आगे के लेवल के लिए एलिजिबल है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा। एक बार आपने CSEET क्लियर कर लिया, मान लो आप मई अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं, तो मई के एंड में भी अगर एग्जाम हुआ आपका तो जून फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर इमीडिएटली आप नेक्स्ट लेवल जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल होता है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये वाला एग्जीक्यूटिव लेवल का जो अटेम्प्ट है ये आपका कब ड्यू होगा?
अगर आप मई का सी सेट क्लियर कर लेते हैं तो योर अटेम्प्ट विल बी ड्यू इन दिसंबर 2022। मतलब जो एग्जीक्यूटिव लेवल है उसका रजिस्ट्रेशन 6 महीने पहले कराना जरूरी है। तो आपका रिजल्ट तो जून में ही आ जाएगा, जून से दिसंबर तक 6 महीने हो जाते हैं, तो आप आसानी से दिसंबर 2022 का जो एग्जीक्यूटिव लेवल है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपके पास सफिशिएंट टाइम भी होता है, 6 महीने, मतलब इस बीच में आर्टिकलशिप वगैरह कुछ नहीं होती है, तो इस ड्यूरेशन में आप अपने एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मान लो आपने रजिस्ट्रेशन किया और दिसंबर में एग्जाम अपीयर की और आपने दिसंबर वाला अटेम्प्ट क्लियर भी कर लिया, सो वंस यू क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल इन दिसंबर 22, you can register for CS प्रोफेशनल लेवल। इमीडिएटली जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है आप प्रोफेशनल लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आपका प्रोफेशनल लेवल का अटेम्प्ट कब ड्यू होगा? इट विल बी ड्यू इन दिसंबर 2023। Along with this, you can also register for practical training hours, which will be approx 24 months including orientation program. अब ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट यहाँ पर देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप जब तक अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप अपना फाइनल लेवल, जिसको हम यहाँ पर प्रोफेशनल लेवल बोलते हैं, वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह बाद में भी लेना है तो आप पहले अपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो, सीएस का प्रोफेशनल लेवल जो है वो क्लियर कर लो, उसके बाद भी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आप साथ ही साथ में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक सीक्वेंस है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो आपको प्रोफेशनल लेवल के लिए कम से कम 9 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो अगर आप ये इसी सीक्वेंस से जाते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में हर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो प्रोफेशनल लेवल का अटेम्प्ट ड्यू होगा दैट विल बी इन दिसंबर 2023। तो वो एग्जाम आप दे देंगे तो 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर उसमें आप क्लियर कर लेते हैं तो देखो आपने स्टार्ट कब किया था? मार्च 2022 से, और आपका रिजल्ट मान लो जनवरी में आ गया, तो फिर एटलीस्ट एग्जाम वाला जो पार्ट है तो 22 से दिसंबर 23 इस ड्यूरेशन में आपके सारे लेवल्स तो क्लियर हो जाएंगे। बट ओवरऑल जब तक आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, वो जो एक प्रोफेशनल डिग्री या सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है वो नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू कंप्लीट योर ट्रेनिंग एज वेल। So once you clear your CS professional level and complete your training, which will be completed by March 2025 if you apply immediately after CS executive level, because ये 2 साल की होती है, जो ट्रेनिंग होती है ये 2 साल की होती है, तो इसलिए आपको पूरे 24 मंथ्स लगेंगे। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल के साथ साथ ही अप्लाई कर देते हो तो आप 2025 तक इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको डिटेल में और बता दूंगी। तो ये सारा जब क्लियर हो जाता है देन यू बिकम अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। सो इसको अप्रोक्स अगर हम माने कि अगर आप हर एक लेवल एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं तो 3 साल में आप ट्रेनिंग के साथ एक एलिजिबल प्रोफेशनली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। ये बेयर मिनिमम टाइम है, मतलब 3 साल ऐसे अगर हम देखें बाकी कोर्सेज से अगर हम कंपेयर करें तो काफी कम टाइम में आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट सीए कर रहे हैं वो सीए के साथ साथ भी सीएस करने का सोच सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं सीए और सीएस एग्जाम्स के लिए साथ साथ, तो 2 डिग्री का बेनिफिट डेफिनेटली आपको कभी भी ज्यादा रहेगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, यू हैव ऑप्शन टू अप्लाई फॉर ट्रेनिंग इवन आफ्टर योर प्रोफेशनल लेवल इज क्लियर्ड। आपको लगता है कि अभी हमें ट्रेनिंग वगैरह में टाइम नहीं डालना है, हम एक बार एग्जाम क्लियर कर ले उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। इंस्टीट्यूट उतना फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब ट्रेनिंग का जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी, तो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर कैसा है? पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने में 24 महीने लगते हैं। मतलब इसमें 3 लेवल्स होते हैं, 2 ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं और एक आर्टिकलशिप होती है। तो ये पूरा कंप्लीट होने में एटलीस्ट 24 मंथ्स विल बी रिक्वायर्ड। जैसे ही आप अपना सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर करते हैं तो आप अगर इमीडिएटली ट्रेनिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जैसे ही आपका एग्जीक्यूटिव लेवल यानी कि सेकंड लेवल क्लियर हुआ, आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम
के लिए अप्लाई करना है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है, इसका नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम कैसा होता है, इसमें ओवरऑल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है कि अब आप अगर सीएस एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो आप में क्या क्या स्किल होनी चाहिए। उसमें बेसिकली वो प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्किल यही सब सिखाते हैं। तो ये टोटल 30 डेज का होता है, जिसमें 15 दिन इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है, मतलब ऑनलाइन रहेगा, जो आप घर से भी कर सकते हैं, और 15 डेज ये फिजिकल मोड में होता है, जो आपको किसी भी जिस भी लोकेशन पर आप रहते हैं वहां पर जो भी नियरेस्ट आईसीएसआई ब्रांच होगी वहां पर जाकर करना पड़ेगा। नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट, जब तक आप ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं कर लेते तब तक आप आगे की आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देखो, अगर आपको प्रोफेशनल लेवल के बाद ट्रेनिंग करना है तो वो अलाउड है, आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम को भी प्रोफेशनल लेवल के बाद अप्लाई करो। लेकिन आप सोचेंगे कि हम आर्टिकलशिप कर लें, ओरिएंटेशन बाद में कर लेंगे, तो वो अलाउड नहीं है। जब तक आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं आ जाता 30 डेज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का, तब तक आप एलिजिबल नहीं है आर्टिकलशिप के लिए। अब आर्टिकलशिप क्या होती है, तो आपको किसी भी सीएस के अंडर में 21 मंथ्स का ट्रेनिंग लेना होता है। तो वो सीएस आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, और जो भी कंपनी सेक्रेटरी का प्रैक्टिस करते हैं उनके अंडर में वो लोग जो काम करते हैं वो आपको भी करना होता है और सीखना होता है। तो एज यू कंप्लीट योर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन ओनली यू बिकम एलिजिबल फॉर आर्टिकलशिप। तो फिर आप सीएस को अप्लाई करो, और फिर वो 21 मंथ्स का आर्टिकलशिप पीरियड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एक बार आपका आर्टिकलशिप पीरियड कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक और ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो इंस्टीट्यूट की तरफ से ही कंडक्ट किया जाता है, दैट इज सीएलडीपी। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 30 डेज से 60 डेज का रह सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन 1 to 2 मंथ लिखा हुआ है। अब वो डिपेंड करता है आईसीएसआई कितने ड्यूरेशन का लेती है। सो इट मे बी फॉर 1 to 2 मंथ, जो आईसीएसआई ब्रांच पर ही कंडक्ट किया जाता है। तो ये सारा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद देन यू बिकम अ एलिजिबल प्रोफेशनली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। ओके, एक बार आपने सीसेट क्लियर कर लिया तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव लेवल पर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं। आप एक ही ग्रुप को इंडिविजुअली भी अपियर कर सकते हैं, और दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहते हैं तो एक साथ भी दे सकते हैं। दोनों ग्रुप में आपको टोटल 4 पेपर रहेंगे, जिसमें अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो मोस्टली लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि पहला वाला हम देखें इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, तो ये एक्चुअली इसको कैसे समझना चाहिए, ये सीए में भी एक छोटा सा पार्ट आता है इसमें। जैसे कि बहुत सारी टर्म्स को अगर फील्ड चेंज हो गया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलती हूँ प्लांट, तो प्लांट को जनरल सेंस में हम क्या मानते हैं, पेड़ पौधे। लेकिन अगर हम यही कमर्शियल फील्ड में प्लांट वर्ड यूज करें तो वो फैक्ट्री बन जाता है। तो ऐसे कुछ इंटरप्रिटेशन लॉज हैं कि किस वर्ड को किस जगह पे किस तरीके से समझा जाना चाहिए, इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, तो उसके लिए भी लॉ बने हैं। और ये सब चीजों का नॉलेज तो सीएस को होना ही चाहिए। तो मोस्टली आप सब्जेक्ट्स जो देखेंगे इसमें ज्यादातर लॉ है। तो जैसा कि प्रशांत सर ने बोला था, जिनको लॉ में इंटरेस्ट है, अब लॉ में भी कैसा अलग अलग तरह के लॉज होते हैं। लॉ तो अच्छा लगता है लेकिन क्रिमिनल लॉज अच्छे नहीं लगते, तो ये सारे कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट लॉज हैं जो आपको पढ़ने हैं, बिकॉज सीएस को आगे इन्हीं लॉज के हिसाब से ही काम करना होता है। सो दैट्स व्हाई मॉड्यूल 1 में आपको कंपनी लॉ है, इंटरप्रिटेशन लॉज है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड एंटिटीज एंड क्लोजर। अगेन जैसा प्रशांत सर ने बताया था कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज क्या क्या होते हैं वो सब इस सब्जेक्ट में रहेंगे। एंड देन टैक्सेशन लॉज, टैक्स भी एक तरीके का लॉ है जिसका नॉलेज होना एक सीएस को जरूरी है, बिकॉज कंपनी को मोस्टली जितने भी लॉज होते हैं उनको कॉम्प्लाई करके आगे बढ़ना होता है, और ये काम सीएस का होता है कि वो ये टेक केयर करे कि कंपनी कहीं पर किसी लीगल मैटर में ना फंसे। मॉड्यूल 2 जो है दैट इज कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंट्स का, जैसे चार्टर्ड अकाउंटिंग मतलब सीए कोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें अकाउंट्स का मेजर पोर्शन होता है, बट अगर हम सीएस की बात करें तो इसमें भी अकाउंटिंग होती है, बट अकाउंट्स का उतना मेजर पोर्शन नहीं होता जितना सीए में होता है। बट स्टिल देयर इज कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें आपको कॉस्ट निकालना, बेसिक अकाउंटिंग ये सब आना चाहिए, उसका भी लेवल थोड़ा हाई होता है। देन सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगेन एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। अब इन सब्जेक्ट्स का डिटेल में अभी बताऊंगी भी, तो इस लेवल पर आपके लिए भी समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप एक बार ये जब एंट्रेंस लेवल क्लियर कर लेंगे तो आपको ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस आगे मिल जाएगा।
अगेन अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली 40% सिक्योर करना है और एग्रीगेट 50% होना चाहिए। मतलब हर एक पेपर अगर 100 नंबर का है और आप एक एक ग्रुप को अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप के टोटल होते हैं 400, तो 400 में से चारों सब्जेक्ट के मिलाकर 200 आने चाहिए और एक एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली कम से कम 40 आने ही चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेवल जो होता है एग्जीक्यूटिव लेवल के बाद उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल लेवल। प्रोफेशनल लेवल में 3 ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पर ग्रुप की जगह उसको मॉड्यूल बोला जाता है। तो फर्स्ट मॉड्यूल में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकेंड मॉड्यूल में भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और थर्ड मॉड्यूल जो है उसमें भी 3 होते हैं, जिसमें 8th पेपर जो होता है वो ओपन बुक एग्जाम होता है। ओपन बुक एग्जाम मतलब इसको इलेक्टिव पेपर बोलते हैं। आप इसमें से कोई एक पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं जो मैंने ये ऑप्शन दिए यहाँ पर। मतलब आप जिस भी लॉ में इंटरेस्ट आपका है या फिर जिस भी फील्ड में आगे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। फिर आपने जो सब्जेक्ट चूज किया इट विल बी अ काइंड ऑफ ओपन बुक, मतलब आपके पास बुक ओपन रहेगी। वो लोग जो भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। आपको उस बुक को पढ़ना है और उस क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आंसर देना है। तो ये पेपर एक सीए फाइनल में भी होता है इस तरीके का इलेक्टिव पेपर, ओपन बुक एग्जाम जिसको हम बोलते हैं। तो अगेन इसके सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी सारे लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही हैं। एडवांस टेक्स्ट लॉज हो गए, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस हो गए। मतलब सीएस को अल्टीमेटली लॉज में और प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग स्किल में इन्हीं सब चीजों में खेलना होता है। तो ये सब्जेक्ट्स का डिटेल अभी फिलहाल बताना उतना सही नहीं रहेगा, फिर भी मैं बेसिक जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि ये सेक्रेटरियल ऑडिट या कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस है। इसमें आपको ओवरऑल एक सेक्रेटरी का काम अच्छे से हो रहा है, या मतलब कंपनी के जो भी एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने से लेकर ओवरऑल जो सेक्रेटरी से रिलेटेड वर्क होते हैं वो अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसका भी ऑडिट होता है। तो ये सब चीजों में क्या क्या देखना होता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। कंपनी स्टार्ट होने से लेकर लिक्विडेट होने तक यानी वाइंड अप होने तक कंपनी के बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं। जब हमको इनकॉर्पोरेट करना होता है तब भी बहुत लीगल फॉर्मेलिटी होती है। कंपनी को बंद करना होता है तब भी बहुत लीगल फॉर्मेलिटी होती है। मान लो आपको रिस्ट्रक्चरिंग करना है, मतलब पहले जिस तरीके से कंपनी चल रही थी अब उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो हर जगह पे कंपनी को लीगल कॉम्प्लायंसेस बहुत आते हैं। तो वो सारी चीजों की जानकारी ये सारे सब्जेक्ट्स में रहती है। सो ये थे प्रोफेशनल लेवल के सब्जेक्ट्स। और लास्ट इसकी ओवरऑल सीएस करने में कॉस्ट कितनी आती है। तो देखो कॉस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कंपलसरी जो आपको देना ही पड़ेगी अगर सीएस बनना है तो, दूसरी है ऑप्शनल जो कोचिंग फीस होती है। तो कंपलसरी मतलब आपको इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, एग्जाम अपीयर करने के लिए एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो उसके लिए अगर मैं ओवरऑल पूरे सीएस कोर्स की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फीस मिलाकर आपको 20,000 रुपए तक का खर्चा जाएगा। दिस इज अप्रोक्स। और इसके अलावा फिर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके हम कोचिंग्स वगैरह लगाते हैं। तो अब ये कोचिंग ऑप्शनल है, आपको लगता है हम खुद कर सकते हैं, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कोचिंग लगाना ही है। बट इट विल बी प्रेफरेबल कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो कोई एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ले, उससे आपको ओवरऑल गाइडेंस अच्छा मिलेगा और कम ड्यूरेशन में आपका सीएस हो जाएगा। तो कोचिंग फीस डिपेंड करता है आप कौन सी क्लासेस लगाते हैं, तो वो अगर खर्चा गया तो ऑन एन एवरेज 1 लाख तक जा सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सीएस कोर्स। अब आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए प्रशांत सर, अनुज सर, मैं भी हूँ और सचिन सर भी हमको ज्वाइन करेंगे। सो अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू। यस प्रशांत सर। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही डिटेल में हमको ये जानकारी दी कि मतलब सिर्फ ना ही कोर्स कैसे चलता है वो तो बताया ही, प्लस सब्जेक्ट्स भी बताए और थोड़ा बहुत प्रोसीजर भी बताई। बहुत अच्छा था कि मतलब कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जनरली ऐसा सिर्फ बोल दिया जाता है कि रजिस्ट्रेशन कर लो, ये डेट होती है, मगर ये बहुत अच्छा आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके साथ बताया। थैंक यू मैम। हाँ, अभी स्टूडेंट्स जो है आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अनु सर आप पढ़ते क्वेश्चंस? हाँ मैम, स्क्रीन शेयरिंग बंद किए तो सबको हाँ, पैनल पे लेते आएगा। हाँ हाँ sure. एक क्वेश्चन है मैम, 12th में कितने परसेंटेज लगते हैं जिससे सीएस
नहीं, कर सके ऐसा एलिजिबिलिटी परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, एक और चीज आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर कि पहले जो होता था, मतलब अभी बहुत से बच्चों को वो भी कंफ्यूजन है कि अगर हमने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया या फिर हमने बीकॉम कर लिया तो फिर हमको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है क्या? तो अभी 3 फैब से ये अमेंडमेंट आया है जिसमें सी सीट लॉन्च हुआ है। उसमें सिर्फ जो बच्चे सीए फाइनल क्लियर कर चुके हैं या सीए में फाइनल क्लियर कर चुके हैं, सिर्फ वो ही बच्चों को एंट्रेंस से एग्जम्पशन है, या फिर जिन्होंने पूरा सीएस फाउंडेशन क्लियर कर लिया है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में जा सकते हैं। अभी तो सबको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है और एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि इतना मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है। इफ यू आर 12th अपीयरिंग और 12th पास्ड देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। सीसेट एग्जाम के लिए रीअपियर हो सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, वो हर 3 महीने में एग्जाम होती है। अगर आप एक एग्जाम में नहीं हो सकते हो, मतलब नहीं हो पाते हो क्लियर, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हो। साल में 4 बार एग्जाम हो रही है, तो आप आफ्टर 12th में फिर उसके बाद भी आप दे सकते हो, कर सकते हो। सर, एक स्टूडेंट का सवाल है कि औरंगाबाद में सीएस की क्लासेस है क्या? तो अपना भी सीएस का भी बैच शुरू ही होने वाला है। मतलब जो अपने पास अभी 12th के स्टूडेंट्स है जो इंटरेस्टेड है सीएस, जो उनकी एंट्रेंस एग्जाम है वो देने के लिए, तो उनके लिए अपने पास बैच शुरू हो रही है। और जो अभी मतलब जिनका, जैसे मैम ने बताया, जो जिनका 12th 22 में आने वाला है, मार्च 22 में, तो उनके लिए आप ऐसा समझो कि जब 12th का सिलेबस आधा हो जाएगा उसके बाद सीएस का पढ़ाना शुरू हो जाएगा। जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो जरूरी है उसका पढ़ाना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम 4 से 5 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, 4-5 महीने के आसपास। तो उतने में वो जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी पढ़ाई हो जाएगी। तो थैंक यू बिल्कुल अपने पास भी शुरू होने वाला है। सर। मैम, इज इट पॉसिबल टू डू सीएस एंड एलएलबी साइमल्टेनियसली? दोनों साथ में कर सकते हैं और किया तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब सीएस और एलएलबी ऐसा है कि बोथ आर लॉ रिलेटेड। मतलब जो एक लॉयर का जो काम होता है और सीएस का जो काम होता है, दोनों लीगल कॉम्प्लायंसेस ही देखते हैं। तो अगर आपके पास ये दोनों डिग्रीज हैं तो डेफिनेटली एनी कंपनी विल प्रेफर यू। तो ये हमेशा एक बेस्ट कॉम्बिनेशन की तरह काम करेगा। What is the most preferable period according to you for CS course? Which period is better, after 12th or after BCom or after CA final? मेरे हिसाब से देखो, आपको सीए कोर्स, अगर आपका एक कोई तो कोर्स अगर आपका पक्का है कि ये तो मुझे करना ही है, मतलब समझो जैसे उनके इससे लग रहा है कि उनको सीए कोर्स तो करना है, उसके बाद सीएस या ऐसा भी जाना, तो आपको सीए कोर्स करते समय एक कोर्स अलाउड होता है करना। तो उस साइमल्टेनियस आप एक कोर्स कर सकते। तो जनरली कैसे करते, सीए के साथ साथ पहले बीकॉम कर लेते, ग्रेजुएशन कर लेते। अगर आपको बीकॉम भी करना है तो पहले बीकॉम कर लेते, फिर एक बार बीकॉम कंप्लीट हो गया तब तक आपका इधर सीए इंटरमीडिएट भी हो जाता, आपकी आर्टिकलशिप आधी हो जाती समझो। तो उसके बाद आप सीएस करो, मतलब बीकॉम भी हो जाता है, फिर सीएस शुरू कर दो आफ्टर। मतलब सीए फाइनल के बाद करने की जरूरत नहीं कि पूरा सीए फाइनल होने देंगे और फिर सीएस करेंगे, वैसा नहीं। आप बीकॉम कर लो इधर, फिर बीकॉम खत्म हो जाता, सीए आधा हो जाता, इंटरमीडिएट आप क्लियर रहते, फिर आप सीएस कर लेना। उसकी फिर भी आपको वो एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ेगी, मगर वो कुछ भी मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। वो एंट्रेंस टेस्ट देके आप एग्जीक्यूटिव कर सकते हो। तो आपका सीए एंटर होने की वजह से बहुत सारा एग्जीक्यूटिव का पढ़ाई, जो आपका सीएस है, सीएस एग्जीक्यूटिव का बहुत सा पोर्शन उसमें से हो चुका होता है, तो उसको हेल्पफुल रहेगा। मैम, थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में बच्चों का क्वेरी है कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप पास हो जाते हैं और सेकंड नहीं होते तो हमें अगली अटेम्प्ट जो रहेगी उसमें दोनों ग्रुप देने पड़ेंगे या एक ही ग्रुप देना? नहीं नहीं, जो ग्रुप आपका क्लियर हो गया वो वापस देने की जरूरत नहीं है, जो रिमेनिंग है वो ही ग्रुप आपको देना है। बट ग्रुप में एक आधा सब्जेक्ट क्लियर हो गया तो फिर वो नहीं माना जाता, फिर आपको ग्रुप पूरा देना पड़ेगा ग्रुप रह गया तो। ओवरऑल ग्रुप पास होना जरूरी है, एक आध हाँ सब्जेक्ट से नहीं फर्क पड़ेगा, पर एक ग्रुप आपका निकल गया तो वो ग्रुप वापस देने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ। सर, सीएस को प्रैक्टिकल में मतलब सैलरी वगैरह क्या मिलती है? अगेन जैसे सीए होता है, वो 2 ऑप्शंस होते हैं सीए के पास, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो सीएस आल्सो हैव सेम बोथ ऑप्शंस, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी जॉब कर सकते हैं।
अब थोड़ा बहुत फर्क ऐसा होता है कि सीएस की प्रैक्टिस जो होती है वो लिमिटेड टू कॉर्पोरेशन होती है, मतलब कॉर्पोरेट वर्ड होती है, लिमिटेड टू कंपनीज होती है। तो एकदम से उनके पास जनरल पब्लिक नहीं आती प्रैक्टिस में, मतलब जीएसटी रिटर्न वाले, इनकम टैक्स रिटर्न वाले, वो लोग नहीं आते। उनके क्लाइंट बेस एक लिमिट, मगर उनका जो क्लाइंट बेस होता है ना, वो थोड़ा आप बोल सकते हो थोड़ा रीच क्लाइंट बेस ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि वो विलिंग टू पे होते हैं। वो जो सीएस के जो क्लाइंट होते हैं ना, वो उनका माइंडसेट होता है कि अपने वो कॉर्पोरेट कंपनी शुरू करनी है, तो वो उसके लिए खर्चा करने के लिए रेडी होते हैं। तो वो एक अच्छा बेनिफिट होता है इनके लिए कि वो अपने क्लाइंट को थोड़ा हायर चार्जेस लगाते हैं सीएस जो होते हैं। और पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, तो फीस वगैरह भी अच्छी आती है। तो एक प्रैक्टिसिंग जो नया नया सीएस बना है, अगर वो प्रैक्टिस में भी आना चाहते हैं, तो वो अराउंड 5 to 6 लाख पहले 1-2 साल तो आराम से हो सकता है। और अगर आप कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो अगेन आप कंपनी में जॉब करना है तो सिटी वगैरह मैटर करेगी कि आप किस सिटी में कौन से कंपनी में जॉब कर रहे हो। तो अगेन सिटी वाइज बोलो, कंपनी वाइज बोलो, आपकी सैलरी वेरी होती रहेगी। तो वो बोल सकते हैं फ्रेशर सीएस के लिए वो 30 to 40,000 से स्टार्ट होके फिर वो 1.5-2 लाख पर मंथ के हिसाब से भी जा सकती है। सीए और सीएस की एग्जाम, फाउंडेशन एग्जाम सेम होती है या अलग अलग होती है? नहीं सर, अगर बच्चे कंपेयर ही करना चाहते हैं तो सीएस का एग्जाम कंपैरेटिवली काफी इजी होता है। अगर हम सीए फाउंडेशन से सीएस फाउंडेशन को कंपेयर करते हैं तो सीए फाउंडेशन में मेहनत ज्यादा लगेगी और सीएस फाउंडेशन कंपैरेटिवली इजी है। जो बच्चे दोनों करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। सीएस में बहुत ज्यादा एडिशनल एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। बट आप सोचेंगे कि सीए भी सीएस के जैसा हो जाएगा फाउंडेशन क्लियर, तो वैसा नहीं है। सीए फाउंडेशन के लिए you'll have to put efforts. सर सीएस फाउंडेशन मतलब ही अब ये जो अपने एंट्रेंस एग्जाम बोल रहे हो वही है ना? ईईटी जो सीए में सीएस में कोई फर्क है या सिमिलर होते हैं? सीएस और सीएमए अलग अलग ही है। सीएस कंपनी सेक्रेटरी है और सीएमए का जॉब होता है कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो उनका जॉब टोटली डिफरेंट है, अलग कोर्स से पूरा। ये कंपनी के लीगल अप्लायंसेस सारे ये होता है, लीगल एस्पेक्ट देखते हैं सीएस। तो उसको कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है जहाँ पे भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे भी कुछ बन रहा है, जहाँ पे भी खर्चा लग रहा है, तो वो कितना खर्चा लग रहा है वो ढूंढने का काम होता है। तो अलग अलग होता है, सीएस अलग है, सीएमए अलग है। How much time is needed for the preparation of executive program? एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए अगर हम मिनिमम ड्यूरेशन देखें तो आपको 6 महीने मिलते हैं। तो अगर आप प्रॉपर सिंसियर तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो 6 महीने भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें एक एक ग्रुप करके देना है तो आप एक ग्रुप दिसंबर में दे दो, फिर उसका अगला अटेम्प्ट तो जून में ही होता है। तो ऐसे फिर आपको 1 साल लग सकता है। अदरवाइज अगर आप सिंसियरली करते हैं तो 6 मंथ से सफिशिएंट। सीएस आई थिंक सो प्रशांत सर ने बताया है कि इस साल से ही सीएस स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जवाब तो दे दिया है। सीए सीएस में क्या डिफरेंस है ये भी प्रशांत सर ने अभी बताया है। एंट्रेंस फीस पूछ रहे हैं। हाँ, एक स्टूडेंट का सवाल है कि एंट्रेंस फीस सीएस में कितनी होती है? अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसा मैंने बताया 1000 रुपीज होती है एंट्रेंस फीस। मतलब इंस्टीट्यूट की जो फीस होती है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन और एग्जाम दोनों हो जाएगी 1000। और अगर आप कोचिंग फीस की बात करें तो कोचिंग फीस 14 से 15,000 सीएस एंट्रेंस के लिए रहता है। मतलब इसी इसी रेंज में ये फीस चलती है। तो जो बच्चे इंटेलेक्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो सीए भी कर रहे हैं और सीए के साथ सीएस करना चाहते हैं, तो उनकी फीस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। It will be on higher side up to 15,000. 12th में कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया है क्या कि मिनिमम इतने परसेंटेज मिले तो ही मैं सीएस कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर 12th पास हैं तो आप सीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हैं। और ये साल 12th दिए होंगे तो सारे पास हैं। सीएस में कैसे जॉब्स होते हैं प्रशांत सर? मैं जैसे कहा सीएस में कंपनीज में ही जॉब होते हैं। आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जॉब करना होता है। जो बड़ी कंपनीज होती है, रिलायंस बोलो, टाटा बोलो, या और भी जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनमें आप बड़ी कंपनी बोलो या एक कंपनी में जॉब होता है।
उनके आपको सारे लीगल व्यूज वगैरह सब देखने हैं। उन लीगल व्यूज ही नहीं सर, फिर आपका मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को लग सकता है फिर इनका ज्यादा काम नहीं होगा, डेली काम नहीं होगा, वो तो कभी तो लग सकता है साल में कभी तो जब कुछ कंप्लायंस करना था, तो वैसा नहीं। जब आप पढ़ोगे, आप 12th में भी जब पढ़ोगे तो कंपनीज की आपको डायरेक्टर्स मीटिंग लेनी होती है, शेयर होल्डर्स मीटिंग लेनी होती है, कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, तो उस काम में भी सीएस का रोल होता है। डायरेक्टर्स मीटिंग अपॉइंट करने में बोलो या जो भी है, तो वो भी मैनेज करने का काम सीएस का होता है। तो सीएस जो होता है वो कंपनी के लिए रेगुलर रोज का ही काम होता है समझो उसका कंपनी में। तो कंपनीज में आपको जॉब्स होते हैं। मैम एक स्टूडेंट का सवाल है आपसे, बेसिकली मतलब सी सेट की जो एग्जाम है वो हम रीअपियर कर सकते हैं, तो आई थिंक सो आपने हाँ बोला। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि अगर हम सीएस एलएलबी दोनों कर रहे हैं तो बीकॉम नीडेड है क्या? बीकॉम देखो एक ग्रेजुएशन का डिग्री है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपका चॉइस है। अदरवाइज आपके पास अगर ये प्रोफेशनल डिग्रीज है तो बीकॉम की डिग्री को ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं है। तो बीकॉम के लिए ऐसे भी आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम देने जाना है। तो आप जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उसके लिए अगर साथ में बीकॉम कर भी लिया तो आपका अलग से ना तो कोई टाइम जाने वाला है, नहीं एफर्ट जाने वाले हैं। तो इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू डू इट देन इट्स फाइन। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो अभी प्रोफेशनल कोर्स का अगर डिग्री आपके पास है तो फिर उसकी कंपैरिजन में बीकॉम का डिग्री उतना मायने नहीं रखता है। और सीए में एलएलबी है मतलब बैचलर की डिग्री तो आ ही गई। बीकॉम की भी बैचलर की डिग्री है, एलएलबी भी बैचलर की डिग्री है, तो बैचलर की तो डिग्री आ गई। सर सीए में और सीएस में कोई फर्क आपने तो बता दिया है, तो हाँ, स्टूडेंट का पूछना है कि सीए में भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो ऐसे अनाउंसमेंट तो नहीं है कुछ सीएमए की, मतलब एग्जैक्ट बैच की, मगर पता नहीं फ्यूचर में हो भी सकता है अच्छे स्टूडेंट्स। प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हैं ना सीएस वाले? जी हाँ, आई हाँ थिंक बिल्कुल। आपने, if you want to go abroad after completing CS degree, so some other examination for that, या फिर यही वैलिड रहेगी? अब एक्चुअली सीएस का हम जो यहाँ पर कोर्स करते हैं दैट इज डिजाइंड एज पर इंडियन लॉज। मतलब ओवरऑल कंपनीज एक्ट जो इंडिया का बना हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013, उसके हिसाब से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो अब अगर आप कहीं अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वहां के जो लॉज होंगे उसके रिलेटेड जो भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ सकता है। मतलब एग्जैक्टली यहाँ का नॉलेज एज इट इज तो दूसरी कंट्रीज में काम नहीं आने वाला है। तो आपकी ये डिग्री के बेसिस पर वहां का जो भी एग्जाम है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको वो देना पड़ेगा, देन अकॉर्डिंगली यू कैन गो अहेड। सीएस की क्लासेस कब से चालू होंगे? आई थिंक सो ये सवाल का जवाब दे दिया गया है, फिर भी अभी एग्जैक्ट डेट तो इट विल बी अनाउंस्ड, बट राइट नाउ आई कैन से कि इट विल बी स्टार्टेड वेरी सून। अभी तक के तो सारे सवाल आंसर हैं। और किसी को कुछ पूछना है क्या? नो, किसी के कोई सवाल है अभी भी तो आप पूछ सकते हो। नहीं, ठीक है ना, वैसे भी आपके पास मतलब टीचर्स के कांटेक्ट नंबर्स वगैरह है, तो आप उन्हें कभी भी कांटेक्ट तो कर सकते हो। और मैम वो जो आपने जो पीडीएफ जो बनाई थी आपने, हाँ, जो वो आप ग्रुप पे सेंड करने वाले हैं हाँ स्टूडेंट्स हाँ, को? मैं शेयर कर दूंगी, शेयर कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स को वो भी मिल जाएगा अगर आपको डिटेल में मतलब आपको वो फीस सब्जेक्ट वगैरह देखने, तो पीडीएफ भी आपको ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी, तो आप देख। मैं इनफैक्ट एक प्रोस्पेक्टस भी शेयर करूंगी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उसमें जो भी सीएस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके डिटेल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स हैं और किस में से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो दैट आल्सो आई विल शेयर ऑन ग्रुप। ओके मैम, एक लास्ट सवाल है एक स्टूडेंट का कि अभी मैं सीए फाउंडेशन कर रही हूँ, तो मैंने सीएस के लिए तो करूँ या मत, ये तो आपकी चॉइस है।
CA/CS कॉम्बिनेशन अच्छा है अगर आगे फ्यूचर में ग्रोथ करना है। तो जो बच्चे CA भी कर रहे हैं या CS भी कर रहे हैं, देखो एक प्रोफेशनल डिग्री तो है, उसका एक बेनिफिट तो आपको इनिशियल लेवल पर मिलेगा ही। बट जब अगर आपको जॉब ही करना है, तो जॉब में जब हमें हायर लेवल पर जाना होता है, एक लिमिट के ऊपर जाना होता है, जैसे कि आपका पैकेज मान लो स्टार्ट हुआ 7-8 लाख से, तो आप 20-25 लाख तक एक डिग्री के ऊपर डिपेंड करके आसानी से पहुंच जाएंगे, 2 से 3 साल में ही पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर के लेवल पर अगर आपको जाना है, तो फिर कंपनीज एक एडिशनल डिग्री मांगती है। तो फिर ऐसे में CA/CS का कॉम्बिनेशन अच्छा है, मतलब अगर आपके पास 2 डिग्री है तो फिर आपको और ऊपर ग्रोथ करने में वो काम आएगी। प्रशांत सर, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई स्कोप है क्या CS का? हाँ, देखो जहाँ पे कंपनी है वहां पे CS की जरूरत है, और गवर्नमेंट कंपनीज भी होती है। कुछ 100% गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती है, कुछ सेमी गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती है, तो कुछ दो स्टेट की मिलके गवर्नमेंट कंपनीज होती है। तो जहाँ जहाँ कंपनी है वहां पे CS का रोल है। तो गवर्नमेंट की भी कंपनीज होती है, वहां पे CS जॉब को लगते हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब जैसा ही माना जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो गया, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है तो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो गया, वो गवर्नमेंट जॉब जैसा ही माना जाता है। आई थिंक सो सारे क्वेश्चन अभी आंसर्ड है। ठीक है सर। चलेगा, तो थैंक यू ऑल वेरी मच सारे स्टूडेंट्स को। आई होप आपको जो CS का नॉलेज चाहिए था वो मैक्सिमम टीम ने दिया है। फिर भी इसके अलावा आपको कभी भी CS की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी रही तो प्रेरणा मैम, प्रशांत सर, मुझे आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वी कैन एंड द सेमिनार ओवर हियर। Okay. Thank you so much, everyone. थैंक यू एवरीवन। End करूँ सर?